एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के उत्तरार्ध में एक नवीन राजवंश सत्ता में आया था जो मुगल काल के नाम से भारत में फेमस हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल, भारत में मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 से और मुगल काल चलता है 1707, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल तक। तो मुगल काल का यदि हम देखें तो मुगल काल की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। बाबर का शासन भारत में 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहता है। तो आज इसको हम बड़ा ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए देखिए, जो बाबर था, इस बाबर का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था बाबर का 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ट्रांस अक्सिनिया की एक रियासत थी, नाम था उसका फरगना। तो फरगना नामक स्थान पर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख थे। बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख, बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख, जबकि बाबर की माता कुतुलुंग निगार खानम थी। कुतुलुंग निगार खानम। चौदह फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का फरगना में जन्म होता है। बाबर के जो पिता थे उनका नाम था मिर्जा उमर शेख, और ये जो मिर्जा है ये उमर शेख की पैतृक उपाधि है और ये फरगना के शासक थे, जबकि बाबर की माता का नाम था कुतुलुंग निगार खानम। अफगानिस्तान में ऐसी किंवदंतियां हैं कि बाबर जब मात्र 7 वर्ष का था तब 7 वर्ष की आयु में ही बाबर ने सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण हो चुका था, और ये व्यक्ति दिन भर युद्ध कला में या युद्ध अभ्यासों में बिजी रहता था। 7 वर्ष की आयु में ही बाबर सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण हो चुका था। तो इस चीज से परेशान हो चुके थे पिता मिर्जा उमर शेख। क्यों दिन भर आए दिन मोहल्ले में झगड़े लेते आना। तो पिता मिर्जा उमर शेख बाबर को समझाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, शासन करने के लिए मुझे पता है युद्ध कला होना आवश्यक है, परंतु युद्ध कला से ही शासन नहीं चलता। तेरे भीतर युद्ध कला के साथ साथ प्रशासनिक कलाएं भी होना चाहिए। तुझे अपनी जनता को लेकर साथ में चलना है, तो तेरे भीतर युद्ध कला के साथ साथ में प्रशासनिक कलाएं भी होनी चाहिए। अब बाबर अपने पिता मिर्जा उमर शेख को वापस रिटर्न जवाब देता है कि पिताजी, ये जो तुम्हारा फरगना है, ये तो मेरे पैरों की जूती के लिए भी कम पड़ेगा। मेरी नज़र तो सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित विशालकाय देश भारत को देखती है। यानी कि बाबर ऐसा लड़का था जिसने मात्र 7 वर्ष की आयु में भारत को जीतने के सपने देख लिए थे। बाबर अपने पिता को कहता है कि पिताजी, ये जो तुम्हारा फरगना है, ये तो मेरे पैरों की जूती के लिए भी कम पड़ेगा। मेरी नज़र तो सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित विशालकाय देश भारत को देखती है। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति या ऐसा बालक जिसने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही भारत को जीतने के सपने देख लिए थे, ऐसा बालक आगे चलकर कुछ अच्छा ही करेगा, और करा भी था। देखिए, बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की 1494 ईस्वी में हो जाती है मृत्यु। जब बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु होती, उस समय बाबर की आयु मात्र रहती 11 वर्ष। तो 11 वर्ष की आयु में ही बाबर का राज्याभिषेक किया जाता है, और राज्याभिषेक करने के पश्चात 11 वर्ष में ही बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है। बाबर अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को धारण करता है और मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से फिर गद्दी पर बैठता है। तो यहीं से आप लोग देखिए,
7 वर्ष की आयु में बाबर ने भारत को जीतने के सपने देख लिए थे, परंतु 1494 में जब से शासक बना तब से लेकर 1507 ईस्वी तक लगभग 13 सालों में ये उत्तर पूर्व में स्थित विशालकाय देश भारत को तो भूल चुका था और भटकते भटकते ये उत्तर पूर्व की जगह पहुंच गया था उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम की जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं उनमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान आदि रियासतों ने बाबर को टक्कर दी थी। यानी कि 1494 में बाबर शासक बनने के पश्चात 1507 लगभग 13 सालों तक इन उत्तर पश्चिम की रियासतों में ही उलझा रहा था। भारत जीतने के सपने बाबर भूल चुका था और इन 13 सालों में बाबर की 3 शादियां भी हो चुकी थी। अब इन 13 सालों में ना तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और ना ही परिवार का विस्तार हो रहा था, क्योंकि इन 13 सालों में 3 शादियां हो गई थी। बाबर को अभी तक एक भी बच्चा नहीं हो रहा था। दूसरी बात, ना तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, 13 साल हो चुके हैं, उत्तर पश्चिम की रियासतों को ही जीतने में लगा हुआ है। तो उल्लेख मिलता है कि नेक्स्ट स्लाइड लेते हम लोग। उल्लेख मिलता है कि बाबर अपनी पैतृक उपाधि 1507 में त्यागता है और पातशाह की उपाधि क्या करता है, धारण करता है। 1507 में बाबर पातशाह की उपाधि क्या करता है, धारण करता है। पातशाह शब्द जो है यह एक तुर्की भाषा का शब्द है। पातशाह शब्द जो है यह एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसे फारसी में बादशाह कहा जाता है। तो 1507 में जो बाबर था यह बादशाह की उपाधि धारण करता है और इस उपाधि का चमत्कार देखिए आप कि इस उपाधि के धारण करने के 9 महीने पश्चात ही 6 मार्च 1508 को बाबर के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और बाबर उसका नाम रखता है हुमायूं। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं का नाम हुमायूं क्यों रखा, क्योंकि बाबर के लिए ये जो पुत्र पैदा हुआ था ये एक भाग्यशाली था। वो इसलिए था क्योंकि 1494 ईस्वी से लेकर 1507 ईस्वी तक यानी कि 13 सालों में ना तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और ना ही परिवार का विस्तार हो रहा था, परंतु जैसे ही इसने अपनी पैतृक उपाधि त्यागी मिर्जा की और 1507 में बाबर ने जब बादशाह की उपाधि धारण की तब 9 महीने पश्चात ही बाबर को हुमायूं पैदा होता है। अब कहीं ना कहीं तो तरक्की हुई है, परिवार बड़ा है, तो ये जो लड़का है ये बाबर के लिए भाग्यशाली हुआ था। ऐसा बाबर का मानना था कि अभी परिवार बड़ा है तो साम्राज्य भी बढ़ जाएगा। परंतु आप लोग इतिहास में देखेंगे हुमायूं को, तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ तो होता भाग्यशाली, परंतु इतिहास का ये सबसे अभागा सुल्तान साबित हुआ था क्योंकि इसका प्रबल प्रतिद्वंदी शेर खां जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था, तो उसी के चक्कर में हुमायूं 15 वर्षों तक भारत से बाहर रहा था। अब मैं ये आप लोगों को हुमायूं में बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी आप लोग ये देखिए कि 1507 में जो बाबर था ये अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्यागता है और पैतृक उपाधि त्यागने के पश्चात ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। अब जब हुमायूं पैदा हुआ तो बाबर के लिए भाग्यशाली कैसा था मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1502 में जब हुमायूं पैदा नहीं हुआ था उसके 5 वर्ष पहले 1502 में आप लोगों को पता है बाबर को सबसे ज्यादा टक्कर कौन दे रहा है, उज्बेकिस्तान। तो 1502 में उज्बेकिस्तान के सेनापति शेवानी खां और बाबर इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। बाबर और शेवानी खां के मध्य एक युद्ध होता है 1502 में। उस युद्ध को बोला जाता है सराय पुल का युद्ध। इस सराय पुल के युद्ध में शेवानी खां बाबर को बुरी तरीके से पराजित करता है और युद्ध मैदान से शेवानी खां बाबर की बहन को उठाकर ले जाता है
और उसके साथ विवाह कर लेता है, यानी बाबर का जीजाजी बन जाता है। कौन? शिवानी खां। ये बात कब की चल रही है? ये बात चल रही है 1502 ईस्वी में। परंतु जिस समय हुमायूं पैदा हुआ था, तो हुमायूं जब पैदा हुआ था उस समय इस शिवानी खां के वहाँ के राजा से, उज्बेकिस्तान के राजा से झगड़े हो जाते हैं। अब आप लोग सोचो, 6 साल पहले जिस शिवानी खां से बाबर हारा था, उस शिवानी खां को 1508 में जब हुमायूं पैदा हुआ था तो वहां के राजा निकाल देते। अब शिवानी खां भग के कहाँ जाएगा बताओ? उस राजा के पास जाएगा क्या वापस? नहीं, क्योंकि उसने तो भगाया। बाबर के पास भग के आएगा क्या? तो 4-5 साल पहले तो बाबर की बहन को उठा के ले गया था। परंतु क्या होता है, शिवानी खां आता है किसके पास? बाबर के पास। और बाबर से एक ही बात बोलता, मान ना मान मैं तेरा मेहमान हूं, तो मैं तेरा जीजाजी। और बाबर को भी सबसे ज्यादा टक्कर किससे मिल रही थी? तो इसी शिवानी खां, इसी उज्बेकिस्तान से मिल रही थी। इसी कारण वो उत्तर पश्चिम को जीत नहीं पा रहा था। तो यही शिवानी खां को बोलता है बाबर, ऐसी कोई बात नहीं जिया जी, आप तो मेरे ही हो। तो इस प्रकार बाबर को उत्तर पश्चिमी रियासत का एक प्रमुख सेनापति शिवानी खां प्राप्त होता है। और इसी शिवानी खां की बदौलत बाबर को प्राप्त होता है तोप खाना और तुलगमा नीति। ये जो तुलगमा नीति है, ये उज्बेकिस्तान के लोगों की देन है। उज्बेकिस्तान से शिवानी खां के पास आई, शिवानी खां से ये फिर बाबर के द्वारा भारत में अपनाई गई थी। और तोप खानों का जो प्रयोग है, ये सबसे पहली बार ईरान वासियों के द्वारा किया गया था। तो जब शिवानी खां को वहाँ के राजा निकाल देते हैं, बाबर के पास आता है, तो बाबर को भी सबसे ज्यादा टक्कर तो शिवानी खां ही दे रहा था। तो शिवानी खां को बाबर मिल जाता है। और यही शिवानी खां फिर बाबर को दो युद्ध नीति सिखाता है, तोपों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए ये सिखाता है। और इसी शिवानी खां की मदद से बाबर क्या करता है, संपूर्ण उत्तर पश्चिम को जीत लेता है। अभी बचपन का जो सपना था इसका भारत जीतने का, उसको तो भूल चुका है। अब यदि हम भारत की कंडीशन देखें तो भारत में क्या था, देखो, यदि हम उस समय की भारत की बात करें तो उस समय में भारत का पंजाब, और पंजाब में दो किले हुआ करते थे, एक बाजोर और एक बेहरा का किला। और इस बाजोर और बेहरा के किले में एक जाति रहती थी जो मराठा पिंडारियों की तरह लूटपाट करने वाली जाति थी, जिसे यूसुफ जाई जाति कहा जाता था। यूसुफ जाई जाति। तो देखो, उस समय का भारत का पंजाब, और पंजाब में दो किले हुआ करते थे, दो जगह थी, बाजोर और भेरा। और इस बाजोर और भेरा में यूसुफ जाई जाति रहती थी। इस यूसुफ जाई जातियों ने एक बार उस जगह पर आक्रमण करा जहां पर बाबर का शासन था। इन्होंने अफगानिस्तान में क्या करा, यूसुफजाई जो मराठा पिंडारियों की तरह लूटपाट करने वाली जाति थी, इन्होंने अफगानिस्तान में आक्रमण करा, वहां पे लूटपाट मचाई, जिसके कारण अफगानिस्तान की जनता परेशान हुई। और जनता परेशान हुई तो जनता ने सीधे किसे कहा, बाबर को। बाबर बोले इनकी ये हिम्मत। तो बाबर क्या करता है, फिर सबसे पहले अभियान लेके आता है 1519 में बाजोर और भेरा के किले पर। भारत में सबसे पहली बार बाबर ने भेरा के किले पर तोप खानों का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से मेंस में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा किस किले पर किया गया है। तो याद रखिएगा, 1519 में पंजाब के भेरा के किले पर करने वाला बाबर था। 1519 में बाबर भारत आता है, और जैसे ही भारत आता है तो उसकी नज़र खुलती, ओ ये तो मैं कहाँ गया, भारत आ गया। यानी कि उसको अपने बचपन का जो सपना था वो याद आ जाता।
परंतु अभी बाबर को भारत के केंद्र के बारे में नहीं पता था कि केंद्र में कौन सा शक्तिशाली राजा है, किस शक्तिशाली राजा को मैं पराजित करूं और भारत का जो नियंत्रण है, भारत का जो केंद्र है, इसको अपने हाथों में रखूं। तो यहाँ होता क्या है, इस चक्कर में बाबर भारत में लगातार 1519 से लेकर 1524 ईस्वी तक लगभग 4 वर्षों तक बाजोर और भेरा के किले पर सफल आक्रमण करता है। 1519 से लेकर 1524 ईस्वी तक बाजोर और भेरा के किले पर बाबर लगातार आक्रमण करता है और आक्रमण करता है तो यहाँ से भैया बाबर लूटपाट करके ले जाता है और लूटपाट करके ले जा रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति जब इसे नोटिस कर रहा होगा तो वो उसकी नजरों में क्या कहलाएगा, लुटेरा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बाबर था ये 1519 से लेकर 1524 तक बाजोर और भेरा के किले पर लगातार 4 बार सफल आक्रमण करता है और यहाँ से लूटपाट करता है, लूटपाट करके वापस चले जाता है। अभी इसलिए चले जाता है क्योंकि बाबर को भारत के केंद्र के बारे में नहीं पता, यानी कि किस राजा को पराजित करे, भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले। इस चक्कर में बाबर 1519 से लेकर 1524 ईस्वी तक लगातार 4 बार सफल आक्रमण करता है और इन आक्रमणों को जो भी नोटिस कर रहा होगा, क्योंकि बाबर आता है भारत, लूटपाट करता है, तो जो भी यदि इसको नोटिस कर रहा होगा बाबर को, तो उसकी नजर में क्या होगा, लुटेरा होगा। अब यदि हम भारत की केंद्रीय स्थिति की बात करें तो भारत का उस समय जो केंद्र था वो था दिल्ली। भारत का उस समय का जो केंद्र था वो था दिल्ली और उप शाखा के रूप में स्थापित था आगरा, और इस दिल्ली पर शासन चल रहा था इब्राहिम लोदी का। यदि बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दे तो वो भारत का नियंत्रण स्थापित कर सकता है, यानी कि भारत को अपने अंडर में ले सकता है। परंतु बाबर को अभी तो भारत के केंद्र के बारे में ही नहीं पता है कि किस शक्तिशाली राजा को मैं पराजित करूं और भारत का केंद्र अपने हाथों में रखूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पिक्चर होती है। इब्राहिम लोदी के एक चाचा थे, नाम था उनका आलम खान लोदी, और पंजाब का एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। ठीक है, तो एक तो है आलम खान लोदी जो कि चाचा है इब्राहिम लोदी के, और एक सूबेदार है। कहाँ का सूबेदार है, ये पंजाब का सूबेदार है। कौन, दौलत खान लोदी। आलम खान लोदी चाहता है, इसके चाचा आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी के चाचा चाहते हैं आलम खान लोदी कि किसी न किसी तरीके से इब्राहिम लोदी को पराजित करूं और भारत का जो नियंत्रण है दिल्ली, ये मेरे हाथों में रखूं। और यहाँ पर ये जो दौलत खान लोदी है ये भी बेचारा नौकर ही है, ये भी चाहता है कि भाई किसी न किसी तरीके से इब्राहिम लोदी को मैं पराजित करूं और भारत का जो केंद्र है इसको अपने हाथों में रखूं। यानी कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी, दोनों की एक जैसी मंशा थी। दोनों की एक जैसी मंशा, तो आप लोगों को पता है एक जैसी सोच वाले लोग बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ये दोनों आपस में मिल जाते हैं कि यार अपन दोनों तो भाई भाई हैं, एक काम करते हैं इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं, एक दिल्ली रख लेगा एक आगरा रख लेगा, अपना काम तो हो जाएगा। परंतु इस इब्राहिम लोदी को किस प्रकार से पराजित किया जाए, तो यहाँ पर आलम खान लोदी दौलत खान लोदी को एक सुझाव देता है, यार एक काम करते हैं अपन इस इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करते हैं, सीधे आक्रमण करते हैं। दौलत खान लोदी बोले भाई साहब तुम्हारे पास कितने सैनिक, बोले यार मेरे पास तो है 20,000। बोले तेरे पास कितने, बोले मेरे पास भी है 20,000। इब्राहिम लोदी के पास उस समय 5 लाख की सेना थी। जैसे ही आलम खान लोदी ने दौलत खान लोदी को पहला सुझाव दिया कि यार अपन सीधे इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करते हैं, उस इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करते हैं जिसके पास 5 लाख की सेना है। सोचिए आप लोग, सब पूरी कुर्सियां सुझा देंगे ये 40,000 सैनिकों की। तो ये जो पहला दौलत खान लोदी ने सुझाव दिया था ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। थोड़ी देर बाद आलम खान लोदी दूसरा सुझाव देता है दौलत खान लोदी, यार एक काम करते हैं हम किसी से मदद लेते हैं, आज हम उसकी मदद, वो आज हमारी मदद करेगा कल हम उसकी मदद कर देंगे।
अब जब इन दोनों ने, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने पूरे भारत पर जब नजर फिरा के देखी कि हमारी मदद कौन कर सकेगा, तो इनकी मदद करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो सबसे पावरफुल, शक्तिशाली था। नाम था उसका राणा सांगा, मीराबाई के ससुर जी राणा सांगा। पता होगा आप लोगों को राणा सांगा। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में राणा सांगा जैसा महत्वाकांक्षी इंसान नहीं देखा। ये न केवल भारत, न केवल राजपूताना, अपितु संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ सकता था और ऐसा करने की उसमें शक्ति भी थी। ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे ये हिंदू शासक। और राणा सांगा पहले ही 1516 और 1517 खातौली और बांडी धौलपुर, ये दो युद्धों में राणा सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका है। तो ये दोनों क्या करते हैं भैया, सोचते हैं कि यार अपनी मदद तो राणा सांगा ही कर सकता हैगा। परंतु जब दोनों ने इस्लाम पे गौर करा कि भैया ये हिंदू और अपन है मुस्लिम, ये अपने ही आके काम बिगाड़ जाएगा, तो जो दूसरा आइडिया था आलम खां लोधी का कि भैया हम किसी से मदद लेते हैं, कल वो हमारी मदद करेगा, आज वो हमारी मदद करेगा, कल हम उसकी मदद कर देंगे, तो ये दूसरा आइडिया भी क्या होता है, फ्लॉप हो जाता है। तीसरा सुझाव देता आलम खां लोधी, यार अपन तो एक काम करते हैं, अपन किराए का गुंडा मंगवाते हैं। क्या करते हैं, किराए का लुटेरा या गुंडा मंगवाते हैं, वो जाने उसका काम जाने, तो यहाँ पर आ, इब्राहिम लोधी को पराजित कर, उसको मार, और चाहे जितने दिन तेको दिल्ली आगरा में लूटपाट मचानी है, लूटपाट मचा और तू तेरे घर चले जा। अब जैसे ही बोला कि यार किराए का गुंडा मंगवाए, तो वैसे ही दौलत खां लोधी उछल पड़ता, यार बस यार अब मैं काम जचा दूंगा। दौलत खां लोधी सूबेदार कहाँ का है, पंजाब का। और इसी पंजाब पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1519 से लेकर 1524 लगातार 4 बार सफल आक्रमण करता है कौन, बाबर। दौलत खां लोधी बोलता है यार मेरे पंजाब में एक आक्रमणकारी आता है बाबर, 4 बार ही देख रहा हूं मैं, लूटपाट करके जाता है और आके मीची की मीची रह जाती हैंगी, ये अपना काम कर सकता है। आलम खां लोधी बोले जल्दी से उसको फोन लगा, किसको, बाबर को। तो यही आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत आमंत्रित करते हैं कि बाबर, भारत का जो केंद्र है वो है दिल्ली, उपशाखा के रूप में स्थापित है आगरा, दिल्ली में शासन चल रहा है लोधी वंश का, शासक है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को पराजित कर, तो इब्राहिम लोधी को इसलिए पराजित कर क्योंकि इसके बदले में हम तुम्हें चाहे जितने दिन दिल्ली और आगरा में लूटपाट करने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि तू भारत आ और इब्राहिम लोधी को पराजित कर, और चाहे जितने दिन मर्जी पड़े तब तक दिल्ली और आगरा में लूटपाट करना और लूटपाट करके वापस चले जाना। क्योंकि दौलत खां लोधी तो यही देख रहा था 4 सालों से कि भैया आता है बाजोर बघेरा पर लूटपाट करता जाता है, आता है लूटपाट करता जाता है, तो उसकी नजर में तो लुटेरा ही था। परंतु बाबर को तो भारत के केंद्र के बारे में पता करना था, और इन दोनों ने क्या करा, खत लिखा और बाबर को भारत के केंद्र के बारे में बता दिया। अब भाई बाबर भी बड़ा चतुर था, बाबर ने इन दोनों को वापस खत लिखा कि यार मैं भारत तो आ जाऊंगा, परंतु ये तो बताओ कि उसके पास कितनी सेना है, कौन कौन सी युद्ध नीति हैगी। आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी बाबर को वापस खत लिख के बोलते हैं कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, 5 लाख की सेना, तू तो आ। और उस समय बाबर के पास भी मात्र 20,000 की सेना। बाबर बोलता है तुमको तुम्हारे अब्बा जान की कसम, यदि पिटवाने के लिए तुमने भारत बुलवाया, कहाँ 5 लाख की सेना और कहाँ मेरे पास 20,000 की सेना है, मैं नहीं जीत पाऊंगा। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी सोचते हैं यार ये अपना काम नहीं करेगा। तब यही आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी बाबर को सुझाव देते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि तेरी मदद तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है राजपूत राणा सांगा। तब बाबर क्या करता है, एक खत लिखता है और उस खत में राणा सांगा को लिखता है कि भैया तुम मेरी मदद करो। क्या राणा सांगा बाबर की मदद करने के लिए हाँ करता? राणा सांगा और बाबर के बीच
जो ये पत्र व्यवहार हुआ था ये राणा सांगा के एक राजपूत सेनापति सिलहदी तंवर के द्वारा किया गया था। सिलहदी तंवर ने राणा सांगा और बाबर के बीच पत्र व्यवहार कराया और इस पत्र व्यवहार में राणा सांगा ने बाबर को मदद देने के लिए हाँ कर दी कि तू भारत आ, मैं तेरी क्या करूँगा, मदद करूँगा। अब यहाँ पर राणा सांगा ने इन दोनों को तो मना कर दिया था क्योंकि इन दोनों ने तो पूछा ही नहीं था। और यहाँ पर बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने में हाँ कर दी। कारण क्या था? तो कोई भी व्यक्ति बिना प्रलोभन के हाँ नहीं करता। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर जो राणा सांगा था, राणा सांगा ने बाबर को क्या करा, हाँ कर दी कि भैया तू आ भारत। और इन दोनों के बीच जो पत्र व्यवहार था ये करवाया था सिलहदी तंवर के द्वारा। सिलहदी तंवर ने दोनों के बीच पत्र व्यवहार कराया था क्योंकि आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने बाबर को सलाह दी थी कि तेरी मदद तो सिर्फ राणा सांगा ही कर सकता है। और राणा सांगा और बाबर के बीच जब सिलहदी तंवर ने ये जो पत्र व्यवहार कराया था तो इस पत्र व्यवहार में राणा सांगा ने बाबर को मदद करने के लिए हाँ कर दी थी। क्यों करी थी हाँ? क्योंकि भाई बाबर ने राणा सांगा को प्रलोभन दिया था कि यदि मैं इब्राहिम लोदी को पराजित करने में यदि सफल होता हूँ तो भैया आधा भारत तेरा और आधा भारत मेरा, यानी कि आधा संपूर्ण भारत तेरा रहेगा। इस चक्कर में राणा सांगा जो रहते हैं ये बाबर को वचन दे देते हैं और वचन देने के पश्चात राणा सांगा जाते कहाँ पे, अपने दरबारियों के पास। और जब दरबारियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई एक फलाना व्यक्ति आएगा और इस फलाने व्यक्ति को हमको क्या करनी है, इब्राहिम लोदी को पराजित करने में मदद करनी है। किसे? इब्राहिम लोदी को पराजित करने में उसकी मदद करनी। हमें उसकी मदद इसलिए करनी है क्योंकि वो हमें आधा भारत दे देगा। अब जैसे ही राणा सांगा के दरबारियों ने इस बात को सुना कि आधा भारत मिल जाएगा तो एकदम से दरबारी सर ठोक लेते कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को तो हम पहले ही 1516, 1517 बांडी धौलपुर और खातौली के युद्ध में पराजित कर चुके हैं। तू यदि बोले तो इब्राहिम लोदी को तो अभी हम जाके मारी आए। इस व्यक्ति का क्या भरोसा, बाबर का क्या भरोसा कि तेरे को आधा भारत दे ही देगा। इस इब्राहिम लोदी से तो हम कभी भी ले सकते हैं। और इधर भैया बाबर ने राणा सांगा से हाँ करवाने के बाद बाबर तो निकल गया भारत की ओर कि भैया अब तो हम युद्ध करेंगे। कहाँ पहुंच जाता है? भारत में। और इधर राणा सांगा जब दरबारियों को बोलता है कि फलाना व्यक्ति आएगा अपन मना करेंगे तो सीधे के सीधे दरबारी तो क्या कर देते हैं, एक साथ मना कर देते कि इब्राहिम लोदी को तो हम पहले ही 2 बार हरा चुके हैं और इस इब्राहिम लोदी को तो हम ऐसे ही जीत सकते हैं। और ये इस भारी व्यक्ति का क्या भरोसा कि अपने को आधा भारत दे ही देगा। और इधर जो बाबर रहता है ये क्या करता है, अपनी सेना लेके आ जाता है। बाबर जो रहता है ये क्या करता है, अपनी सेना लेके आ जाता है। कहाँ पर? पानीपत के मैदान में। और यहीं पर एक घमासान युद्ध होगा जिसे कहा जाएगा पानीपत का युद्ध। देखिए जनवरी 1526 में बाबर अफगानिस्तान से पानीपत के मैदान में आ जाता है। पानीपत वर्तमान हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर इंतजार करता है। किसका इंतजार करेगा? तो राणा सांगा का इंतजार करता है। और राणा सांगा तो भैया दिखते ही नहीं कि यार यहाँ आए, क्योंकि राणा सांगा जब बाबर को हाँ करने के पास दरबारियों के पास जाते हैं तो दरबारियों जब ऐसा सुनते हैं तो राणा सांगा तो भैया पानीपत आता ही नहीं। और यहाँ पर बाबर तो चिंतित था कि आज ठीक है यार, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा। तो इस पानीपत के मैदान में बाबर क्या करता है, खाइयाँ खुदवाता है, तोपें बिछवाता है। बाबर क्या करता है, अपने प्रसिद्ध तोपची उनको लेता है। बाबर के जो 2 प्रसिद्ध तोपची थे उनका नाम था, एक का नाम उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा अली। तो ये जो 2 तोपची थे बाबर के, एक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, खाइयाँ खुदवा देता है, तोपें बिछवा देता पानीपत के मैदान में।
और यह निश्चित हो चुका था कि यार राणा सांगा आज ही नहीं आएगा, कल आएगा, है ना। 20,000 की सेना के साथ पानीपत के मैदान में खड़ा हो जाता और यहाँ पर ललकार देता है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को ललकार देता है किसे? इब्राहिम लोदी को, कि आजा इब्राहिम लोदी, हम युद्ध करेंगे। और ये इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 को आता अपनी 5 लाख की सेना के साथ। इस 5 लाख की सेना में 3 लाख सवार सैनिक और 2 लाख पैदल सैनिक। जब 5 लाख की सेना आती हुई दिखाई देती है पानीपत के मैदान में, तो बाबर को लगता है यार आ रही है इधर से कौन? राणा सांगा अपनी सेना के साथ में। परंतु यहाँ दृश्य कुछ और ही रहता है। इब्राहिम लोदी अपनी 5 लाख की सेना के साथ आता है। आप लोगों ने इतिहास में ये पढ़ा होगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, वो बाबर के द्वारा जीता गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ये इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। आप लोग देखिए कि बाबर के पास 20,000 की सेना थी और इधर इब्राहिम लोदी के पास 5 लाख की सेना थी। तो अब क्या होता है, 5 लाख की सेना जब पानीपत के मैदान में आती है तो क्या बाबर अपनी 20,000 की सेना के साथ इस इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, या इब्राहिम लोदी 5 लाख की सेना के साथ बाबर को पराजित करेगा? किस तरीके से बाबर इस इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखेगा, या फिर इब्राहिम लोदी के द्वारा बाबर की हार होगी? इन दोनों को या इस युद्ध को देखने के लिए आप लोगों को इस धारावाहिक का अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में हम लोग इस पानीपत के युद्ध को देखेंगे कि किस तरीके से ये युद्ध बाबर के द्वारा जीता जाता है। इब्राहिम लोदी को 5 लाख की सेना के साथ पराजित किया जाता है। इतना अच्छा नेतृत्व करा था पानीपत के मैदान में बाबर ने कि इब्राहिम लोदी की 5 लाख की सेना पराजित हो जाती है। तो किस तरीके से ये युद्ध पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।